गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका फिर से एक बार ई केमिस्ट्री एकेडमी पे। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए तो अर्ज किया है, आज का पल तेरा कल लिखेगा, आज का पल तेरा कल लिखेगा और तेरी समस्या का हल लिखेगा। आज का पल तेरा कल लिखेगा और तेरी हर समस्या का हल लिखेगा। इसलिए रखो भरोसा और चलो समय के साथ, क्योंकि वो समय ही है जो तुम्हारा कल लिखेगा। वो समय ही है जो तुम्हारा कल लिखेगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो बेटा हमारा होमवर्क था वो ये था कि हमें कुछ सिस्टम दिया हुआ था, फाइंड इजेड अमंग फॉलोइंग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप रूल समझ गए हो तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अगर आपने लास्ट क्लास का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखना स्टार्ट करिए। तो मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 हो गया और ये हो गया 2। और वैसे भी इसका इक्विवेलेंट बनाए तो इस कार्बन पे टोटल, इस कार्बन पे देखें तो ये वाला कार्बन एक बार, दूसरी बार पाई बॉन्ड टूटेगा तो आएगा, और एक बार खुद ही रहेगा, और एक बार इधर से बॉन्ड बना हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट बनाए तो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ेंगे, और इस कार्बन का इक्विवेलेंट बनाओ तो इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर से ऑलरेडी बॉन्ड बना है, इस कार्बन को और जोड़ दें तो इसका इक्विवेलेंट ये बनेगा, और ऑलरेडी इस पे एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। तो अगर मैं इक्विवेलेंट देखूं तो इस कार्बन से तीनों कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन से 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी लेस हो गई, तो ये 1 और ये 2। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कैसे कंपेयर कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। इसको इक्विवेलेंट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कार्बन इधर से जुड़ा था, इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, इधर CH2 जुड़ा हुआ है, और इस जब बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो इधर इधर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और ये कार्बन से, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है तो इसी कार्बन को उठा के इसके ऊपर लिख देंगे, और ये कार्बन पे जो बॉन्ड टूटा है वो इस कार्बन से जुड़ा था तो एक कार्बन यहाँ पे लिख देंगे। अब जरा कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इस ये कार्बन हो गया, ये चीज को ही हमने इसमें कन्वर्ट कर डाला, और इससे हम कंपेयर करेंगे। अब इस चीज से कंपेयर करें अगर, तो इस कार्बन से ऊपर कार्बन जुड़ा है, बगल में कार्बन जुड़ा है, इधर ऊपर कार्बन जुड़ गया, बगल में कार्बन जुड़ गया, इन दोनों से अंतर नहीं हो पाएगा, इधर कार्बन जुड़ा है और इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 1, इसका होगा 6, यानी ये प्रायोरिटी ज्यादा गेन करेगा, ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2। और इस तरीके से देखिए 1 और 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसको हम ई लिखते हैं, इंटीजन, इंटीजन मतलब होता है अपोजिट। तो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर बेटा ई हो जाएगी। सेकेंड वाली स्ट्रक्चर की बात कर लें तो सेकेंड वाली स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसका इक्विवेलेंट अगर, अच्छा रूल ये है कि अगर लोन पेयर कहीं भी मौजूद है और कोई ग्रुप लगा है तो लोन पेयर को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, यानी ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी और लोन को पेयर को लास्ट प्रायोरिटी। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ये रूल मैंने लिखवाया नहीं, ये आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, कंपल्सरी रूल है। इसके बाद इसका बेटा कैसे कंपेयर करें, इधर तो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है और ऊपर से बॉन्ड भी लगे हुए हैं, तो कंपेयर करने का आसान तरीका, इसको हम तोड़ दें तो ये बन जाएगा OH और ये C डबल बॉन्ड O, और इसको मैं बना दूं तो ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N है मेरे पास। इसका इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये बना दिया, इधर नाइट्रोजन लगा, इस कार्बन से क्या क्या लगेगा, 2 बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा इधर से इधर, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ा है इसलिए इधर नाइट्रोजन लिखेंगे, इधर भी नाइट्रोजन लिखेंगे, ठीक है। इस कार्बन से क्या जोड़ देंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और इससे जोड़ें तो इसका अगर मैं डबल बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये वाला डबल बॉन्ड, तो इससे क्या जुड़ेगा, कार्बन OH तो एज इट इज रख लो, इधर से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दिया इधर से, तो एक बॉन्ड कार्बन का भी खाली होगा, एक ऑक्सीजन का भी खाली होगा। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा है इसलिए कार्बन जोड़ दिया। अब अगर मैं कंपेयर कर लूं बेटा, ध्यान से देखना, कार्बन से जुड़ा है इधर नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसमें भी एटॉमिक नंबर 6, कार्बन से जो जुड़ा है उसका ऊपर एटॉमिक नंबर 7, ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर 8। और मैंने आपको रूल बोला था अगर एक भी डिफरेंट हो जाए तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अगर एक भी हमारा डिफरेंट हो जाता है तो उसका रूल ये होता है कि ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को प्रायोरिटी दे डालो, और ज्यादा एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देंगे तो ये 8 नंबर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, और 8 नंबर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिला तो इसका मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया 2। और अगर कंपेयर कर लें तो 1 1 सेम साइड है, इसका मतलब जिप्सा मैन हो जाएगा, Z हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर Z कहलाएगी। अगले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बेटा,
तो इधर देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ कंपेरेबल है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सी एल है, इधर बी आर है, बी आर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है इसलिए 1 और ये हो जाएगा 2। इधर आ जाए सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर ओ, इधर भी ओ, इधर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इधर कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसलिए ये हो जाएगा 1 प्रायोरिटी और ये हो जाएगा 2, और ये भी सेम वाले सेम साइड है तो ये भी हो जाएगा Z, यानी ये भी जूसामैन स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे कैसे आ गए, जूसामैन, ये भी जूसामैन, और फर्स्ट वाला आ गया E। तो इस तरीके से हमने जो आपको बताया था कि किस तरीके से अप्लाई करना EZ सिस्टम, आप सीख चुके होंगे, और ये बहुत ही बढ़िया रूल है, आसानी से आ जाता है, और इसको हम किसकी मदद से सॉल्व कर रहे हैं, CIP रूल की मदद से। तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। लास्ट क्लास का जो रिवीजन है वो ये है कि हमने EZ सिस्टम के बारे में जाना था। EZ सिस्टम निकालने के लिए हमने CIP रूल पढ़ा था। CIP रूल में पढ़ा था पहला रूल, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। दूसरा रूल था अगर आइसोटोप आ जाए तो जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला मास वाला होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। तीसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर फर्स्ट एटम सिमिलर हो जाए तो सेकेंड एटम पे जाकर चेक करेंगे। और चौथा रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट जब बनाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में जब इक्विवेलेंट चेक करेंगे तो इक्विवेलेंट में हमें ज़्यादा एटॉमिक नंबर दिखेगा कार्बन का। तो इसके बाद हमने आपको एक नया रूल आज पढ़ा दिया कि लोन पेयर और कोई ग्रुप लगा रहे तो हम हमेशा प्रायोरिटी जो देंगे वो हमारे ग्रुप को देंगे, लोन पेयर को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरीके से CIP रूल खत्म हो गया था। लास्ट क्लास में कायरल कार्बन के बारे में पढ़ा था। कायरल कार्बन का बच्चों एक और नाम बताया था, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि उसका नाम मैंने आपको क्या बताया था। कायरल कार्बन के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे आपको डिस्कस करने के लिए, वो मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा, और उससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ पार्ट को। तो आप एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें हम कायरल कार्बन किस तरीके से फाइंड करेंगे और कायरल कार्बन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। चलिए आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड कायरल कार्बन इन लैक्टिक एसिड एंड ग्लूकोज। तो सबसे पहले बच्चों हमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड का प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है, तो ध्यान से देखेंगे और याद भी कर लेंगे इसको। लैक्टिक एसिड जो होता है बेटा, उस एसिड तो होगा ही होगा उसमें, तो उसमें होता है COH, एक अल्कोहल का भी ग्रुप होता है OH, और इसके अलावा एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप होता है। ये फिशर फॉर्मूला है। फिशर फॉर्मूला के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कार्बन छिपा हुआ है, ये पोजीशन पे हमने कार्बन लिख लिया। तो अगर लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन की बात करें तो इस ग्रुप कार्बन पे देखेंगे चारों ग्रुप COH, OH, CH3 और H डिफरेंट है, इसलिए कायरल कार्बन हो जाएगा, और कायरल कार्बन की संख्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात कर लें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अल्डिहाइड होता है यहाँ पे COH, OH, 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 और यहाँ पे होता है CH2OH, जो कि फॉर्मूला है C6H12O6। तो 6 ऑक्सीजन होंगे, 6 ऑक्सीजन में एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 अल्कोहल ग्रुप होते हैं। तो 5 अल्कोहल ग्रुप 1, 2, 3, 4 और 5, और बाकी जगह जहाँ बचा हुआ है वहाँ हाइड्रोजन लगा दो। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा अल्डिहाइड का, या इसको इन शॉर्ट लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH। तो ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ग्लूकोज के फॉर्मूले में कायरल कार्बन की संख्या देखें तो बेटा इस कार्बन पे चेक करें तो ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये पूरे ग्रुप को 1 मानेंगे। इस कार्बन के लिए इस पूरे को 1 मानेंगे, चौथा ये लगा हुआ है, तो अगर चौथा ये लगा हुआ है तो ये कायरल हो जाएगा क्योंकि चारों डिफरेंट है। सिमिलरली इसको चेक करें OH, H, ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है तो ये भी कायरल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कायरल हो जाएगा, ये भी कायरल हो जाएगा। ये वाला कायरल नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और दोनों सिमिलर चीजें हैं, तो जो सिमिलर होते हैं वो कायरलिटी हमें नहीं देते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 1, 2, 3, 4, और ग्लूकोज के अंदर कायरल कार्बन की संख्या होती है बेटा 4, 4 के बराबर होती है कायरल कार्बन की संख्या। तो कायरल कार्बन हम बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं और ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए, बाय द टाइम हम प्रैक्टिस करते करते सारी स्ट्रक्चर सीख जाएंगे। और अगर वो डायरेक्ट कंपाउंड देता है और हमसे पूछता है कायरल कार्बन की संख्या बताओ, तो डायरेक्ट देख करके भी बता सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है बात ये, ठीक है। अब इसके आगे जो है हमारा अगला टॉपिक है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होते हैं, किस तरीके से हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को यानी sp3 स्ट्रक्चर को हम 2 डायमेंशनल यानी प्लेन पे लिखते हैं, कॉपी के ऊपर हम लिख लेते हैं या बोर्ड के ऊपर लिख लेते हैं,
तो उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा वो अभी हम बात कर लेते हैं हम लोग प्रोजेक्शन फॉर्मूले की। कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला यानी कोई भी कंपाउंड हमको मॉलिक्यूल अगर 3 डायमेंशन में दिया है तो हम 2 डायमेंशन में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 3D मतलब समझते हो बेटा आप अच्छे से। 3D का मतलब है कोई भी चीज़ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई हो, मान लो इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई हो, 3 डायमेंशन में है। इसी चीज़ को हमको 3 डायमेंशन भी हमको दिख रही है, प्लेन में नहीं लिख सकते इसको, तो इसी चीज़ को हमको 2 डायमेंशन में लिखना है। 2 डायमेंशन का मतलब विद इन प्लेन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो उसका पहला तरीका जो होता है, फर्स्ट वे इज वेज डैश फॉर्मूला। वेज डैश क्या होता है वो समझते हैं। वेज डैश का मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, एक बार फिर से कर रहा हूँ। वेज का मतलब होता है ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं वेज। अच्छा ये वेज वो वाला वेज नहीं है, वेज नॉन वेज वाला, ठीक है। वेज का स्पेलिंग अलग है। वेज का मतलब है एबव द प्लेन, वेज का मतलब है एबव द प्लेन, और डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। क्या तरीका है इसका मैं समझाता हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिलो द प्लेन और एबव द प्लेन का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई हमको फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, समझते हैं इसको। जैसे मान लो ये मॉड्यूल है हमारे पास और मॉड्यूल कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो अगर मैं इस मॉड्यूल को अगर लूँ तो ये टेट्राहेड्रल हो गया हमारा चीज़। ये कैसा हो गया, कार्बन, मान लो बीच में कार्बन है, तो ये हमें कैसा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रही है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में देखें तो जैसे मान लो किसी दो को एक प्लेन में लें, फॉर एग्जांपल इन दोनों को एक प्लेन में लें, तो ऑटोमेटिकली दो चीजें ऐसी होंगी जो आउट ऑफ प्लेन जाएंगी। देखिए ध्यान से, अगर मैं देखूं तो ये दो आउट ऑफ प्लेन जा रही है, दो प्लेन में है और दो आउट ऑफ प्लेन है। तो अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं प्लेन वाला को, तो ऐसा दिखेगा कि जो पेन है हमारी, येलो वाली पेन जो है वो प्लेन के बाहर की तरफ दिख रही है, आपके तरफ दिख रही है। और ये जो दूसरी वाली कलर है वो किधर दिख रही है हमको, बिलो द प्लेन दिख रही है। देखो ये जो सामने वाला है वो तो सामने चला जाएगा और ये किधर चला जाएगा, पीछे। तो अगर ये पीछे चला गया तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। इनको हम ध्यान से देखें तो ये विद इन प्लेन है, एक कॉपी के प्लेन में है, ये एक हमको आगे की तरफ दिखाई दे रहा है और एक हमको प्लेन के पीछे की तरफ दिखाई। तो जो हमको दो इस प्लेन में दिखाई देंगे ना, ऐसे जो ये दो हमें प्लेन में दिखाई दे रहे हैं उनको हमने नॉर्मल लाइन से खींच दिया, उधर नॉर्मल लाइन बना दिया। लेकिन जो ये येलो वाली दिखाई दे रही है ये सामने की तरफ है, प्लेन के बाहर की तरफ है, तो उसको हमने वेज लाइन से लिख दिया। और दूसरी ये वाली जो पेन है वो प्लेन के पीछे की तरफ है, यानी बोर्ड के पीछे, यानी इस दीवार के भी पीछे चली जाएगी। तो एक लाइन ऐसे है, इसको ऐसे इमेजिन करो, ये लाइन कहाँ पे, ऐसे बाहर की तरफ है, और दूसरी लाइन ऐसे पीछे की तरफ है, उसके बोर्ड के भी पीछे की तरफ है। तो इस तरीके से इमेजिन करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल वाईफाई के साइन की तरह होता है, बिल्कुल डैश लाइन आपको जहाँ भी मिलेगी वाईफाई के साइन की तरह मिलेगी। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब ये नहीं कि वाईफाई फ्री की मिल जाए तो नेट चलाना स्टार्ट कर दो, ये वो वाली वाईफाई नहीं है, ध्यान से देखेंगे। तो ये हो गया वेज और ये हो गया डैश, और इस तरीके से वेज डैश फॉर्मूला हो गया। अगला बात करते हैं बेटा फिशर फॉर्मूले की। फिशर फॉर्मूले में क्या होता है कि कार्बन होता है, यहाँ पे इस पोजीशन पे कार्बन होता है, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कितने ग्रुप लगाने हैं, अपने को 4 ग्रुप लगाने हैं। तो फिशर फॉर्मूले का मतलब होता है मिडिल में यहाँ पे ऑलवेज कार्बन होता है, और उससे जो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे उनको लगा देना होता है। बस समझने वाली बात ये होती है कि फिशर फॉर्मूले में जो ये लाइन होती है ना, इसको ध्यान से इमेजिन करो। जो फिशर वाले फॉर्मूले में ये जो लाइन होती है, लाइन जो होती है ये वाली वेज लाइन होती है एक्चुअली, ऐसे। और ये वाली जो होती है वो डैश लाइन होती है, वर्टिकल वाली को डैश लाइन बोलते हैं, ऐसे। तो ये वाली लाइन जो है ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल, और ये है वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो कुछ ऐसी है, वर्टिकल कुछ ऐसी है। इसको समझाता हूँ क्यों इस तरीके से है, वो रीजन इसका समझो। रीजन इसका ये है कि जो हमारी 3D में स्ट्रक्चर थी ऐसे, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो भी थी हमारी ऐसे थी ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारी, इसको मैं अगर 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करूँ तो एक और तरीका हो सकता है। एक तो तरीका हो गया कि इन दोनों को प्लेन में ले लो, तो एक आउट ऑफ प्लेन गई थी, एक बिलो द प्लेन गई थी। इन दोनों को प्लेन में लिया था तो एक दो प्लेन में आई थी, एक आउट ऑफ द प्लेन गई थी और एक बिलो गई थी। लेकिन अगर इसी चीज को मैं थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर, ध्यान से देखना, इसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें तो एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट का तरीका होगा इसका कुछ ऐसा कि जैसे मान लो ये जो दोनों लाइनें गई थी पीछे की तरफ, ये जो दोनों लाइनें थी, ठीक है, आगे पीछे की तरफ गई थी, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं, इनको दोनों ध्यान से देखो, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों लाइन जो है वो मेरे सामने की तरफ आ रही है, मेरी दोनों आंखों में। ये जो दोनों लाइन है वो मेरी आंखों की तरफ आ रही है, और ये जो दोनों लाइन है वो सामने की तरफ जा रही है।
तो इसी को मैं अगर स्ट्रेट लाइन खींच दूं, देखो प्लस के साइन जैसा दिख रहा है कि नहीं, अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं और इसको ऐसे खींच दूं तो ये प्लस के साइन की तरह दिखेगा अपने को, ये प्लस के साइन की तरह दिखेगा। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि ये जो दोनों लाइनें हैं, अगर मैं प्लेन खींचूं, प्लेन अब की बार यहाँ से लें अगर हम, तो प्लेन लेंगे तो दो लाइनें बिलो द प्लेन जाएंगे और दो लाइन आउट ऑफ द प्लेन जाएगी। यहाँ पे कोई लाइन प्लेन में नहीं ले रहा है, दो लाइन बिलो द प्लेन और दो लाइन आउट ऑफ द प्लेन। तो इससे फायदा बेटा ये होगा कि जो दो लाइन आउट ऑफ प्लेन जा रही है, मतलब इन दोनों को मान लें कि आउट ऑफ प्लेन, तो ये मेरे दोनों आंखों में जा रही है, तो उस साइड अगर जा रही है, इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये दोनों किधर है, बिलो द प्लेन है, प्लेन के पीछे की तरफ दिख रही होगी आपको। ये किधर दिख रही है, प्लेन के, अगर मैं घुमा दूं थोड़ा सा तो आपके लिए तो ऐसे, ये प्लेन के, ये प्लेन के सामने ही दिख रही है, प्लेन के पीछे जाती हुई दिख रही है कि नहीं, बोर्ड के पीछे जाती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको, ये दोनों लाइन रेड वाली और ब्लैक वाली, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा लग रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन आउट ऑफ द प्लेन जा रही है। तो सॉरी एक मिनट, उल्टा बोल दिया मैं। इन दोनों को उठा लो कहाँ पे, इन दोनों को, ये जो अपनी ये वाली लाइन है, ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन चली आएंगी, आउट ऑफ द प्लेन है, और इसको बिलो द प्लेन मानेंगे। ये जो हमारी दो ये वाली लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको बिलो द प्लेन मानना है। मतलब हमने क्या किया है, ये दोनों लाइनों को उठा लिया है ऊपर की तरफ, ये दोनों लाइनों को किधर उठा लिया है, ऊपर की तरफ, ऐसे ये ऐसे है, ये ऐसे किधर जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, वर्टिकल वाली। और ये दोनों किधर आ रही है, सामने की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, देखो ऐसे ये दोनों बाहर की तरफ आती हुई दिख रही है आपको, और वो दोनों किधर जा रही है, पीछे की तरफ। तो हमने क्या किया, सिंपली इन दोनों को पकड़ो, यहाँ से और यहाँ से उठा दो, खींच दो बाहर की तरफ, तो खींच देंगे बाहर की तरफ तो बाहर दिखेगा, यानी बेस लाइन। और इसको मुक्का मारो यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो ये किधर जाएगा, पीछे की तरफ, और ये भी किधर जाएगा, पीछे की तरफ। पीछे वाले कैसे लिखोगे, डैश से। तो यहाँ पे दो लाइन वेज होती है और दो लाइन डैश के फॉर्म में आती है, तो दो वेज के फॉर्म में और दो डैश के फॉर्म में लाइन आएगी। क्लियर है। न्यूमैन फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, न्यूमैन फॉर्मूले में यहाँ पे सेंटर होता है, और सेंटर पे हम क्या कार्बन मानते हैं, ये पॉइंट से कार्बन को डिनोट करते हैं। इसके बाद एक और सर्कल लेते हैं, इसको, ये भी कार्बन होता है, सर्कल भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। अगर ये कार्बन है तो इससे तीन ग्रुप जुड़ेंगे, 1 2 और 3। और अगर ये बैक वाला है तो बैक वाले कार्बन पे भी 1 2 और 3, यानी ये पॉइंट भी क्या है, कार्बन है, ये सर्कल भी क्या है, कार्बन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों से दो तीन और ग्रुप जुड़ेंगे, और तीन ग्रुप जुड़ेंगे तो इनको तीन लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल लाइन, एक डॉट पॉइंट लिखते हैं और एक सर्कल लिखते हैं, और डॉट पॉइंट से भी तीन लाइन खींच देते हैं और सर्कल पॉइंट से भी तीन लाइन खींच देते हैं, और इसको बोलते हैं न्यूमैन फॉर्मूला। ठीक है, ये फिशर फॉर्मूला है, फिश की तरह दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, माउथ हो गया, और इसके बाद ये न्यूमैन, मैन की तरह ऑलमोस्ट दिख रहा है, मतलब इंसान की तरह ये प्रॉपरली तो नहीं है, मतलब वैसा कुछ। शॉ हॉर्स फॉर्मूला, शॉ हॉर्स फॉर्मूला का मतलब 100 हॉर्स। ठीक है, 100 हॉर्स को समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। 100 हॉर्स फॉर्मूले में कुछ ऐसा होता है, लाइन जो खींचते हैं वो कुछ ऐसे खींचते हैं, इस पॉइंट पे भी लाइन मानते, इस पॉइंट पे भी कार्बन और इस पॉइंट पे भी कार्बन मानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे तीन ग्रुप जुड़ेंगे और इस कार्बन से भी टोटल तीन ग्रुप जुड़ेंगे। तो 100 हॉर्स फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देता है अपने को। तो ये हो गया वेजडेस, ये हो गया फिशर, ये हो गया न्यूमैन, और ये हो गया शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, तो उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये तीन फॉर्मूले जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं वेजडेस फॉर्मूले? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें समझना पड़ता है कि कौन सा ग्रुप प्लेन में है, कौन सा ग्रुप प्लेन के बाहर है, या कौन कौन से दो ग्रुप प्लेन के अंदर, दो ग्रुप प्लेन के बाहर है। तो ये चीज़ समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेटा लाइट जो घुमाने का प्रॉपर्टी होता है, लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट जो हमारी जा रही थी ऐसे, वो क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। और क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ये डिपेंड करेगा कि कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। यानी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करवाएगा कि वेदर मॉलिक्यूल विल रोटेट लाइट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वेदर इट विल रोटेट द लाइट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो लाइट का रोटेशन होगा बेटा वो दो टाइप का होगा। लाइट का रोटेशन ऑफ लाइट टू टाइप्स के होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब कुछ ऐसा समझो कि जैसे मान लो लाइट को जाना था ऐसे सीधा, और ये क्या हो गई, थोड़ी सी ऐसे घूम गई, तो थोड़ी सी ऐसे घूमेगी तो क्या होगा, ये क्लॉक भी हमारा ऐसे ही घूमता है, घड़ी की घूमने की दिशा ऐसी होती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अगर बेटा ये लाइट ऐसे ना घूम करके ऐसे घूम जाती, ये ऐसे घूम जाती, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। तो ये जो क्लॉकवाइज होता है इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रेक्टस बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है उसको
केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सिनिस्टर बोलते हैं। तो रेक्टस और सिनिस्टर क्या है समझते हैं वन बाई वन। रेक्टस मतलब ध्यान से देखेंगे, रेक्टस मतलब क्लॉकवाइज कैसे होगा, आर जब आप ड्रॉ करते हो तो कुछ ऐसे ड्रॉ करते हो, ये लाइन खींचते हो ऐसे, और ये लाइन ऐसे खींचोगे तो ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज है कि नहीं। आर जब ऐसे घूम रहे हो तो ये क्लॉकवाइज घुमा कि नहीं घुमा आपने, तो ये आर वाला क्लॉकवाइज होगा। और एस जब बनाते हो बेटा तो कुछ ऐसे बनाते हो, यानी पहली बार जो घूमते हो ऐसे घूमते हो, यानी ये किस डायरेक्शन में घूम रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज। जब एस बना रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, आर बनाते टाइम क्लॉकवाइज घूम रहे हो। तो आर वाला हो गया कैसा क्लॉकवाइज, और एस वाला कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ समझने वाली बात है, अगर समझते हो तो चीजें रटनी और याद नहीं करनी पड़ेगी। आर बनाते टाइम में से बनाते हैं, इसके आर वाला क्लॉकवाइज है और एस वाला एंटी क्लॉकवाइज है। तो रेक्टस और सिनिस्टर हमने समझ लिया। अब कोई भी कंपाउंड रेक्टस है या सिनिस्टर है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो ये देखने के लिए हम आगे का पार्ट देखते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेक्टस और सिनिस्टर कैसे डिसाइड किया जाए। रेक्टस और सिनिस्टर जो डिसाइड करते हैं ना, हम वो डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो ज्योमेट्री है, कि अगर हमको वेज डैश दिया है तो हम रेक्टस सिनिस्टर कैसे डिसाइड करेंगे, और अगर हमको वेज डैश न दे करके अगर हमको फॉर्मूला अगर हमको किस में दे दे, अगर फॉर्मूले को हमको दे दे फिशर के फॉर्मूले में, तो हम कैसे डिसाइड कर लेंगे। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, और ऐसे क्वेश्चन खूब सारे पूछे गए हैं। अब आपने एक्सरसाइज 3 में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लेंगे भी और कराएंगे भी उनको, तो हम ध्यान से देखते जाएंगे एक एक चीज की किस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे वेदर कंपाउंड इज आर और कंपाउंड इज एस। तो चलिए फाइंड करते हैं आर और एस, और आर एस इन वेज डैश स्ट्रक्चर। वेज डैश स्ट्रक्चर में आर एस कैसे फाइंड करेंगे, इसका रूल लिखते हैं। रूल है यूज सीआईपी रूल एंड गिव प्रायोरिटी 1 2 3 4। बेटा सीआईपी रूल में मैंने बताया था 1 2 प्रायोरिटी देना, लेकिन यहाँ पे आपको 4 ग्रुप लगे, इसलिए 1 2 3 4 प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी देने के बाद आपके पास दो केस नजर आएंगे। पहला केस होगा व्हेन ग्रुप नंबर 4 इज ऑन डैश पोजीशन, और दूसरा केस होगा व्हेन ग्रुप नंबर 4 इज नॉट ऑन डैश पोजीशन। या तो ग्रुप नंबर जो 4 आएगा हमारा वो डैश पे होगा, या तो ग्रुप नंबर 4 हमारा डैश पे नहीं होगा। पहले केस की बात करते हैं, अगर 4 नंबर वाला डैश पे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम सीआईपी रूल लगाएं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 1। उसके बाद फ्लोरीन का 9 है, ये चूंकि 17 होता है ये 9 होता है, तो इसलिए इसको 2 मिलेगा। इसका पहला आइटम 6 एटॉमिक नंबर का है, इसलिए इसको 3 प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी हो गई 4। तो 4 नंबर हमारा डैश पोजीशन पे है कि नहीं है, अगर 4 नंबर डैश पोजीशन पे है तो इसका रूल है कि मूव 1 to 2 2 to 3, 1 से 2 पे जाओ, एक ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। तो 1 से हम जाएंगे कहाँ पे, 2 पे, और 2 से आएंगे 3 पे, और इस तरीके से हम देखें तो कैसे हम घूमे, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा, और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ये कैसा हो गया सिनिस्टर, ये कैसा हो गया हमारा सिनिस्टर स्ट्रक्चर हो गई। और रूल ये है कि समझ में आ गया होगा, ये मैं बहुत ही इजी रूल है। 4 नंबर देख लो कि डैश पे है कि नहीं, वो पीछे वाली लाइन पे अगर 4 नंबर आ गया, 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, बस सिंपल सा रूल। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि अगर ये जो 4 नंबर वाला है वो अगर उस लाइन पे नहीं आए, उस डैश पोजीशन पे नहीं आ करके या तो यहाँ आ जाए या तो यहाँ आ जाए या तो बीच पे आ जाए, ये दोनों जो प्लेन में लाइन है, ये लाइन प्लेन में होती है, तो प्लेन वाली लाइन पे आ जाए या तो प्लेन के बाहर वाली पोजीशन पे आ जाए, पीछे नहीं जाए प्लेन के, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वेदर स्ट्रक्चर इज आर और एस। तो इसका रूल है व्हेन ग्रुप नंबर 4 इज नॉट ऑन डैश पोजीशन, एक्सचेंज ग्रुप नंबर 4 विथ डैश। जो भी डैश पोजीशन पे उसको ग्रुप नंबर 4 के साथ एक्सचेंज कर दो, और उसके बाद एंड रेस्ट टू विथ ईच अदर, और जो बाकी दो बचे उनको भी आपस में एक्सचेंज कर लो, उसकी पोजीशन पे उसको भेज दो और उसकी पोजीशन को उसको बिठा दो। तो इस तरीके से आप फिर से क्या करो, इसके बाद फिर से आपको वही चीज करना है, मूव 1 से 2 और 2 से 3। 4 नंबर का इंपॉर्टेंस ही हटा दिया, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, और वैसे पता चल जाएगा कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए बाय एग्जांपल समझते हैं इसको, चलिए समझते हैं इसको जरा। ये एग्जांपल हो गया हमारा, और इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, प्रायोरिटी देंगे क्लोरीन को, हाईएस्ट प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये हो गया 1। उसके बाद ये हो गया एटॉमिक 2 हो गया, क्योंकि 9 है, ये 6 है तो इसलिए 3 हो गया, और ये हो गया 4। क्या हमारा 4 नंबर वाला जो ग्रुप है वो डैश पोजीशन पे आया। डैश पोजीशन पहले फाइंड करते हैं, ये है डैश पोजीशन पे बैठा है 3, लेकिन हमको किसको बिठाना है, हमको बिठाना है 4 को। तो हम पहले कहेंगे कि 4 तुम 3 के पास जाओ और 3 को अपनी जगह भेजो। तो 4 को अगर इधर भेज देंगे और 3 को इधर भेज देंगे तो हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, 4 हमको इधर दिखाई देगा और 3 हमको इस साइड दिखाई देगा, है ना।
ये बना लूँ अगर मैं, तो ये 3 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 3 आ गया, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। फिर रूल ये है बेटा कि बाकी जो 2 बचे उनको भी आपस में चेंज कर दो। तो आपस में चेंज करें तो 1 इधर है, 2 इधर है। तो 1 चूंकि नीचे है तो इसको भेज दिया हमने ऊपर की तरफ, 1 को हमने भेज दिया ऊपर की तरफ, और 2 ऊपर है तो 2 को ऊपर से भेज दिया हमने नीचे की तरफ, 2 को भेज दिया नीचे की तरफ। देखो जो लेफ्ट है उसको राइट भेज दो, राइट को लेफ्ट भेज दो, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर भेज दो, सिंपल सा रूल। 4 नंबर वाले को हमको 3 नंबर के पास से जाना, क्योंकि ये डैश पे बैठा हुआ है, और हमको कहाँ पे करना है, 4 नंबर को डैश पे करना, हमने कर लिया। अब हमको जाना है 1 से 2 और 2 से 3, तो 1 से जाए 2 और 2 से जाए 3, तो ये जाने का तरीका हुआ और ये जाने का तरीका हुआ। तो ये कैसे हम मूव कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और इसलिए ये स्ट्रक्चर हो जाएगी आर। तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हो वेदर स्ट्रक्चर इज आर और स्ट्रक्चर इज यस इन वेज डैश फॉर्मूला। वेज डैश फॉर्मूले का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा बेटा कि किस तरीके से जो वेज हमारा जो आर और एस है वो फिशर फॉर्मूले में हम बता सकते हैं। तो फिशर फॉर्मूले वाले बताने का तरीका ध्यान से सुनेंगे। चलिए फाइंड करते हैं कि हमको अगर आर एस फिशर फॉर्मूले में लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे। तो फिशर फॉर्मूले में जो आर एस लिखने का तरीका होता है बेटा वो ध्यान से देखेंगे। इसका रूल ये है कि चेक वेदर ग्रुप, एक केस 1 मान लेते हैं, 2 ही केस बनेगा। केस 1 बना कि चेक वेदर ग्रुप नंबर 4 इज ऑन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे हम क्यों चेक कर रहे हैं, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्टिकल लाइन का मतलब होता है ये लाइन बिलो द प्लेन होती है और ये दोनों लाइन ऑन डैश पोजीशन होती है। तो हमको ग्रुप कहाँ पे खोजना है, डैश लाइन पे। तो 4 नंबर हमारा यहाँ पे हो जाए चाहे यहाँ पे हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ऊपर मिल जाए या नीचे मिल जाए फर्क नहीं पड़ता। यानी कुल मिला जुला के अगर वर्टिकल लाइन पे हमारा 4 नंबर हो गया तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सीधे 1 से 2 जाएंगे। क्या करना है, मूव 1 to 2, 2 to 3, और ऐसा करने से हमें आर है या यस से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 2, सीआईपी रूल लगा रहे हैं, ये 3 और ये हो गया 4। और जो सीआईपी नहीं समझ पाए सीआईपी एक बार पिछले लेक्चर में जाकर के देखें। तो ये 4 नंबर हो गया हमारा। 4 नंबर हमको कहाँ चाहिए, वर्टिकल लाइन पे कहीं भी चाहिए। तो वर्टिकल लाइन में हमको 4 मिल गया। हम क्या करेंगे, 1 से जाएंगे 2 के पास, 2 से जाएंगे 3 के पास, और इस तरीके से देखें तो हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और ये क्लॉकवाइज हमारा कैसा होता है, आर होता है। क्लॉकवाइज कैसा हो जाता है, आर हो जाता है। अब अगर देखेंगे दूसरा केस है हमारे पास, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 क्या है, इफ 4 नंबर इज नॉट ऑन वर्टिकल पोजीशन एक्सचेंज विथ एनी वर्टिकल ग्रुप। किसी भी वर्टिकल ग्रुप, या तो आप ऊपर वाले से एक्सचेंज कर लो 4 नंबर को, या तो आप नीचे वाले से एक्सचेंज कर लो, एंड देन एक्सचेंज रेस्ट ऑफ द 2। जो ये तो चेंज हो चुके हैं उनकी बात छोड़ दो, जो 2 बचे हुए हैं उनको भी आपस में बदल लो, उनकी लोकेशन को आपस में एक्सचेंज कर दो, और फिर आप क्या करो, 1 से 2, 2 से 3 जाओ। यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और आगे भी इसका एप्लीकेशन। तो यहाँ पे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम एटॉमिक। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा हमारा 4। क्या हमारा 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे है, आंसर इज नो। तो अगर ये 4 नंबर नहीं है तो हम क्या करें, या तो ऊपर वाले से एक्सचेंज कर दें, या तो हम नीचे वाले से एक्सचेंज कर दें। मैं ऊपर वाले से एक्सचेंज कर रहा हूँ, आप नीचे वाले से एक्सचेंज करके ट्राई करना, देखना आंसर यही आ रहा है या अलग आ रहा है। तो 4 नंबर को अगर 2 नंबर से अगर मैं चेंज करूँ तो 4 नंबर यहाँ पे है, इसकी जगह चला जाए, और 2 नंबर इसकी जगह चला है। इसके बाद मैंने बोला कि रेस्ट ऑफ द 2 को भी आपस में चेंज करना, तो 3 जाएगा ऊपर की तरफ और 1 जाएगा यहाँ पे। तो अगर ऐसा हुआ तो 1 से जाओ 2, 2 से जाओ 3, और 1 से 2, 2 से 3 गए, तो ये उल्टा आ रहा है, यानी ये सिनिस्टर है, ऐसा आ रहा है, तो ये हो गया सिनिस्टर। तो इस तरीके से हमने आसानी से फाइंड कर लिया कि कौन सी स्ट्रक्चर रेक्टस है और कौन सी स्ट्रक्चर सिनिस्टर है। तो ये बहुत ही आसान सा है, अगर आप बेसिक समझते हो तो आपके लिए कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से बेटा हमने सीख लिया कि वेज में कैसे आर देखेंगे, एस देखेंगे, और डैश में कैसे आर और एस देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और कैसे हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड डी के फॉर्म में और कौन सा कंपाउंड एल के फॉर्म में। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।